शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया, मानना पड़ेगा आपको। और ये बात बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी उससे सीखना है। आज के सरकार में मेट्रो यहीं पर आप देख रहे हैं, खानपुर हो या कई जगह मेट्रो चल रहा है, कितना प्रोजेक्ट डिले है, किस वजह से डिले हो रहा है? जो नया युवक आ रहे हैं, हमको तो लग नहीं रहा दिल्ली में कुछ तुमको ज़्यादा कुछ मिलेगा। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में जो मैडम लोग हैं वो सीटेट पास नहीं है, और फिर भी उनको वो जॉब मिल जाती है। जॉब मिल जाता है क्योंकि वो अच्छी है ना। तो मैं भाई इतनी जगह जमीन छोड़ के आया हूँ पाकिस्तान से, यहाँ पर झुग्गी में रह रहा हूँ। क्यों आए छोड़ के? वहाँ पर एडजस्ट नहीं था, हमको धर्म छोड़ना पड़ता नहीं था। कोई शादी फंक्शन होता तो भोज भात एक साथ बैठ के जमीन पे खाते लोग, सब लोग। तो ये मुस्लिम लोग भी भोज करते, तो वो हम लोग खाने जाते हैं। इतना भाईचारा है। मगर कुछ दिन के बाद वहाँ भी चेंजिंग हुआ है। ये चेंजिंग क्यों हुआ है? जो घुसपैठ के लोग आए, ये हमारी सांस्कृतिक चीज को नुकसान किया। और उसने ये बात बोला, हमारे कुवैत में हमने बांग्लादेश के और पाकिस्तान के लोगों को हमने जाने से मना कर दिया, हम नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ये लोग जब आते हैं हमारे बांग्लादेश में, जब मारे जा रहे थे, वो बंदा जब मारा गया, ये इस्कॉन वाले ने हाथ खड़ा कर दिया, तो मदद नहीं बोला हमारे तो है ही नहीं है। बांटते हैं ना रोड पे। इस गीता और ओरिजिनल गीता में मिला के देखिएगा, आसमान धरती का फर्क है। इस गीता को किसी को नहीं खरीदना चाहिए। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि आपके ऐसा करते ही आप हमारी कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हो। हमारी कम्युनिटी बड़ी हो जाती है और ट्रस्टेबल हो जाती है। ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट होता है हमारे गेस्ट के लिए, जिनको हम बहुत मेहनत से अप्रोच करते हैं, और वो जब आते हैं पॉडकास्ट पे तो अपने सालों की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, जिसको आप आराम से घर में बैठ के सुन पाते हो। उन गेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन सुनेगा उनको, कितने लोग सुनेंगे, और ये सवाल का जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हो सब्सक्राइब करके। आपको सिर्फ इतना करना है, बाकी हम देख लेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये पॉडकास्ट। तो ये बताइए कि आप किसान परिवार से हैं, तो आपका घर बार सोच, आपके परिवार वाले तो गांव से जुड़े ही हैं, बिल्कुल, है ना। वो जड़ें तो कट नहीं गई। हाँ, नहीं, तो अभी मैं भी कहीं ना कहीं मानती हूँ कि आप जिंदगी को कैसा देखते हैं, हाँ, वो आपका वहां से आ रहा है बिल्कुल है ना। और आप रह रहे हैं दिल्ली में, और जी, दिल्ली पिछले 20-25 सालों में तो बहुत ही बदली है काफी ज्यादा। हर तरह से, है ना। तो आप बताओ कि आपने अपने सामने क्या क्या बदलाव देखे हैं, और उसमें से क्या आपको अच्छा लग रहा है और क्या चीजें आपको उलझन देती हैं? दिल्ली में मैंने एक बदलता हुआ देखा है। एक तो जनसंख्या दिल्ली में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। रोड पे जो लोग कब्जा करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में या एनक्रोचमेंट। हाँ, वो ज़्यादा हुआ है। और सबसे ज़्यादा हैवी हुआ है जनसंख्या, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ गई है। और ट्रैफिक काफ़ी रहा। और ये टैक्सी ऑटो का भी लिमिट नहीं किया सरकार, जो शीला दीक्षित के टाइम में था। शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया, मानना पड़ेगा आपको। और ये बात बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी उससे सीखना है। तो मैंने एक चीज़ सीखा, शीला दीक्षित जी ने बैच सिस्टम किया था। मतलब जो भी ड्राइवरी कमर्शियल ड्राइवर दिल्ली में जो चलाएगा, उसके लिए बैच अनिवार्य किया था वो। बैच? हाँ, लाइसेंस के बाद एक बैच होता है। मतलब वो बैच एक ट्रेनिंग होता है पीरियड, और एक कार्ड होता है वैलिड। आप परफेक्ट ड्राइवर हैं तभी आपको बैच मिलेगा। अच्छा। और वो क्वालिटी पास करने के बाद ही ड्राइवरी करता था। तो लोगों को लगता था वर्दी पहन के गाड़ी चलाना है, दाढ़ी कटा के गाड़ी चलाना। आजकल तो आप देखे होंगे कोई भी ओला कुछ उबर भी। चला रहा है, जींस पहन लिया है, हाँ। गुटखा खा रहा है, हाँ। गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है, फेंक रहा है। तो आप बताइए, डिसिप्लिन तो नहीं है ना। बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। लोगों को लगता है गाड़ी निकालो, चलाओ, कोई भी चला ले, कोई भी चला ले, बस चलाना आना चाहिए। बस। मगर उसको गाड़ी के बारे में पूरा पता भी नहीं है। गाड़ी का मतलब, ड्राइवरी का मतलब होता क्या है? क्या होता है? क्या होता है ड्राइवरी का मतलब? आपका जो ड्राइवर सीट है वो बस आपका है, बाकी पब्लिक प्लेस है। हो जाए। बट ये ऐसे हमेशा से था दिल्ली में, ऐसे है कि नहीं, ये पहले नहीं था। मतलब कब ऐसा नहीं? ये चेंज हुआ है, हमको लग रहा है
कुछ दिन से चेंज हुआ है, मतलब जल्दी यही 5-6 साल 6-7 साल से चेंज हुआ है ये सब। बस पहले ऐसा नहीं था पहले दिल्ली। इंसानियत ज्यादा थी, हाँ, गुस्सा, मुझे ऐसा लगता है लोग सब परेशान भी बहुत है ना। बात ये है ना, यहाँ पर आदमी आते हैं सपना देख के, मगर सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। इतनी भीड़ है, इतनी बिजी है, कहाँ से सपना पूरा होगा? हर आदमी भाग रहा है, मगर भाग तो रहा है, जाना कहाँ है उसको कुछ पता ही नहीं है। अगर मैं देखता हूँ अगर वो छोटे शहर में भी अपना सही से काम करे तो वो अच्छा रहेगा। हम लोग तो बहुत पहले आए, मगर हम लोग सोच के भी नहीं जा पा रहे हैं। 20 साल हो गया मुझे, 20 से क्यों नहीं जा 25 पा साल रहे आप? नहीं जा पा रहे। बच्चे यहाँ हो गया, सेटल हो गया, इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। मगर जो नया युवक आ रहे हैं, हमको तो लग नहीं रहा दिल्ली में कुछ तुमको ज़्यादा कुछ मिलेगा। यहाँ पर तो तुम्हारा लाइफ ट्रैफिक में ही निकल जाएगा। वही हो रहा आपको है। गुड़गांव जाना है तो भाई मेट्रो में खड़े होके जाओ या शाम को आओ। मैं तो यही देख रहा हूँ, गाड़ी में जाना है 2-2 घंटा आदमी परेशान रहता है। कंपनी पैसा तो दे देती है, अभी जो टाइम तो आपका टाइम जा लगा रहा है। अभी कई कंपनी ने गुड़गांव में क्या करते हैं, जैसे आप ड्यूटी करो, 5 बजे छुट्टी होने का है तो 5 बजे ना 8 बजे आपको गाड़ी हम करवा देंगे। 8 बजे तक काम करो, 8 बजे के बाद गाड़ी, और 8 बजे गाड़ी दे देगा, फिर 10 बजे तक 12 बजे तक वो घर पहुंचता है, 11 बजे तक सुबह। फिर उसको कहता है भैया हमको सुबह फिर ऑफिस जाना है। कैसे होगा? तो आधा लाइफ तो उसका अपना जीवन तो बचा ही नहीं है। सिर्फ आदमी घर पे खाली सोने जाता है। ना बच्चा है, क्या है, बीवी है, सबका अपनी लाइफ है। वो माँ बाप से बात करना है, सामाजिक चीज को समझना है, वो सब चीज सब भूल जाता है, समय भूल जाते हैं। तो ये जैसे हमारे शहर में, दिल्ली में खास करके बहुत टाइम से फ्लाईओवर बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, मेट्रो का इतना बढ़िया काम हुआ ही है, बहुत बहुत बड़ा। मुझे तो ये लगता है बसे शहर में इतनी बड़ी मेट्रो की सुविधा बना दी, कमाल की बात है। बहुत बड़ी। ये तो इजी नहीं हो सकता था मैम, ये तो शुक्र करिए गेम के टाइम में शीला दीक्षित और जो हमारे इंजीनियर साहब थे पहले के, जिसका नाम ईधरन जो थे, वो लोगों ने जो मेहनत किया उसका फल अभी मिल रहा है। नहीं तो आज के टाइम में जो व्यवस्था है, जो आज का जो स्थिति है सरकार की, ये लोग नहीं कर पाते। आज के सरकार में मेट्रो यहीं पर आप देख रहे हैं, खानपुर हो या कई जगह मेट्रो चल रहा है, कितना प्रोजेक्ट डिले है। कोई भी प्रोजेक्ट 10-10 साल डिले है, 5-5 साल डिले है। 10-5 साल? हाँ, डिले है ना। इतने साल का आइडिया नहीं लगा हाँ, मुझे। 10 साल डिले हो जाते हैं, 7-7 साल, 8-8 साल डिले। अब खानपुर का कब पूरा होना था, आप देखिए गूगल करके। किस वजह से डिले हो रहा है? ये जो कंस्ट्रक्शन जो बीच में जो खड़ा था, अभी टूट गया है, उसके वजह से। मतलब जो घर घर बने हुए थे, तो उन्होंने तोड़ने नहीं दिया, कोर्ट में चला गया ना, स्टे ले लिया। तो वो इसलिए स्टे ले पाए क्योंकि उनकी बात सही थी, या वो इसलिए स्टे ले पाए क्योंकि तो जगह तो सरकारी था ना, मगर उसने मकान बनाया, उसने अपनी पावर का यूज किया, भाई स्टे ले लेता हूँ मैं। मतलब अब हमारे जब केजरीवाल जी आए तो ये प्रावधान दिया ना, कोर्ट में जाके स्टे ले सकते हैं। पहले तो स्टे लेने का था नहीं ना, मेट्रो का तो जाएगा तो तोड़ेगा, उसको किसी का ऑर्डर नहीं देना। मेट्रो को जितना जमीन चाहिए आपको, भाई घर तोड़ेंगे, जब आप सरकारी में नहीं है, आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है तो आपको मुआवजा देंगे। अगर सरकारी में है तो आपको तोड़ेंगे, जब हमको जरूरत है तो तोड़ेगा। ये शीला दीक्षित जी के टाइम में था। फिर केजरीवाल जी के टाइम में केजरीवाल के टाइम में कोर्ट का स्टे लेने का एक कानून वो लाया होगा, जो कोर्ट जा सकता है, पब्लिक, आम पब्लिक कोर्ट जाके स्टे ले। तो स्टे ले तो यहाँ पर तो अच्छा के कोई करता नहीं ना, सब तो काम रोकने वाला काम करता है। उसको लगता है 2 साल रुक जाएगा तो 2 साल में भाई टूटना जरूर है, मगर उसको लगता है कोर्ट में जाऊंगा, जितना लटका सकूं उतना लटका लूं। अब कोर्ट के पास इतने हजारों केस है, कहाँ से तुम्हारी सुनवाई होगा। और जिसने स्टे लिया उसका तो फायदा हो गया, उसको तो टाइम मिल गया अपने चीजें संभालने के लिए। लेकिन ये अरबों खरबों के जो प्रोजेक्ट हैं, जब ये होल्ड पे आ जाते हैं तो वहां की अरबों खरबों की तो बात छोड़िए, ये जो हमारा ट्रैफिक में जो उतने का तेल फूक जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, उसका कोई कीमत नहीं है। कई मरीज मर जाते हैं, कई आदमी डिलीवरी है, बहुत तरह की समस्या है ना। आप मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं तो रोड पे हजारों तरह की समस्या लेके लोग घूम रहे हैं। मतलब आप जरूरी नहीं है आप ही बहुत ज्यादा तेजी में, मतलब आपको ज्यादा जल्दी है, उससे भी ज्यादा जल्दी किसी को है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है,
उसको हॉस्पिटल जाना है। अब किसी का दिल्ली जैसे फ्लाइट है, शहर में किसी आपको का पता ही है, बिल्कुल 1 मिनट अगर वो पहले पहुंच जाता, बतरा हॉस्पिटल है बगल में, 10 मिनट पहले पहुंच जाता, क्या पता जिंदा हो जाता। बिल्कुल तो वो रह जाता है ट्रैफिक के अंदर। ट्रैफिक के कारण तो वो कुछ और भी हो सकता है। मजीदिया हॉस्पिटल है, वहां हाँ। जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, सरकारी हॉस्पिटल ही जाए, कहीं जाए वो मगर पहुंच तो पाए। पहुंच तो पाए। और किसी के कारण से हो रहा है, ये सब चीज बहुत तो समस्या है इसमें दिल्ली में। दूसरी चीज जो मैं भी रोड पे देखती हूँ, सरकार और कोर्ट वाली तो एक चीज हो गई, लेकिन हम और आप भी जब रोड पे होते हैं, जैसे आपने भी बोला कि लोगों में इतना आक्रोश है, जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे भी लोग हैं वो लगता ही नहीं कि पढ़े लिखे उस टाइम पे। मुझे भी ऐसा लगता है कि हम लोगों की भी तो गलती है, हम नागरिकों की भी तो गलती है, हम लोग भी तो सड़क पे इतने बेपरवाह होके चलते हैं, बाइक है, रिक्शा है, गाड़ी है। दिल्ली जो है सामाजिक व्यवस्था में बहुत पीछे है। दिल्ली तो आते हैं, मगर दिल्ली को अपना दिल्ली समझते ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति दिल्ली से प्यार ही नहीं कर रहा है। हर आदमी सोचता है दिल्ली हमारा तो नहीं है किसका फिर? दिल्ली को देखना किसको है भाई? मतलब हर कोई यूज कर रहा है दिल्ली को। मैं इसमें सबसे मेन कारण सामाजिक व्यवस्था जो लोगों के अंदर होनी चाहिए। भाई आप जिस शहर में रहते हो आप उसी के नागरिक हो, बिल्कुल, और आपका काम है फर्स्ट, अगर किसी चलते हुए आदमी को रास्ता देना है तो आपका काम है गाड़ी रोकना। अब यहाँ पर कोई बम्बई का आदमी नहीं आएंगे ना बंगलोर के लोग आएंगे, आपको ही रुकना पड़ेगा भाई, तभी तो वो जाएगा। मगर आपका ये राइट है ना, बिल्कुल ये हमारा राइट नहीं है। मतलब जो उस टाइम में जहाँ पर है उसका काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी हाँ, जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है। मगर अपनी जिम्मेदारी लोग समझते ही नहीं है। वो सोचता है दूसरा क्यों नहीं कर रहा है। अगर कोई पत्थर गिरा है तो भाई इसको मैं नहीं हटाऊंगा, दूसरा कोई हटा देगा, कोई चाहे वो बाइक वाला गिर जाए, हाँ, कुछ भी हो जाए दूसरा, मगर किसी का टायर फट जाए, मगर मैं क्यों करूंगा, दूसरा कोई कर देगा भाई। पड़ी नहीं है, क्या पता, दूसरा कोई हटा देगा। आपको लगता है कि ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि दिल्ली को कोई नहीं अपना रहा, दिल्ली है को ना? कोई नहीं अपना रहा। तो ये मतलब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, मेरे आपके जैसे लोग जो कभी किसी और शहर के थे और आ गए दिल्ली में, बस गए, है ना? तो अगर दिल्ली को तो अपना नहीं रहे हैं, तो आपको लगता है अगर आप उनमें से 2-4 लोगों को पर्सनली भी जानते हो, तो जरा सोच के बताइए, क्या वो जिस शहर को छोड़ के आए हैं, जिस गाँव को छोड़ के आए हैं, उसको अपनाया? वहां पर तो जीवन तो जैसे मैं हूँ, मैं अपने शहर को तो मैं कहाँ जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ, साल में 2 साल में जाता हूँ, तो मैं उस शहर को तो अपना नहीं सकता हूँ। मगर मेरा कर्तव्य है, मैं जहाँ रहता हूँ ये शहर को बनाना, और इसमें सबसे बड़ा काम है हमारा शिक्षा पद्धति जो है आधुनिक के तरफ, हम कहते हैं आधुनिक तरफ जा रहे हैं, मगर उसमें आधुनिकता नहीं है। कैसे? आधुनिकता जैसे जो चीज शिक्षा के तौर पे जो लोगों को ज्ञान होना चाहिए, जो बच्चे को ज्ञान देना चाहिए, वो हमको लग रहा है प्राइवेट स्कूल लोग कम दे रहे हैं। वो लोगों को लगता है डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे, हो जाएगा, मगर उसको ये नहीं पता सबसे पहला काम है शिक्षा के माध्यम से लोगों को अच्छे नागरिक बनाना। मगर इससे लोग हर कोई भाग रहे हैं। हर पेरेंट्स कहते हैं मैं बीटेक करेगा, मेरा बच्चा प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मतलब आईआईटी इंजीनियर बनेगा, जो भी बनेगा सब उसका बच्चा बनेगा, मगर अच्छा नागरिक नहीं बनेगा। अच्छा नागरिक कौन बनेगा उसका जिम्मेवारी उसके ऊपर नहीं है। वो ने प्राइवेट स्कूल में दे दिया, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 हर महीने दे रहे हैं। मगर मैंने ये देखा बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में जो मैडम लोग है वो सीटेट पास नहीं है। आपको अंदाजा हो सकता है दिल्ली में कौन सा स्कूल के नाम ले रहे हैं जो मैडम सीटेट पास होगा, या जो बीएड भी होगा। बहुत सारे, अगर आज क्रिश्नरी मशनरी स्कूल को छोड़ दिया जाए जो दिल्ली में है, उसमें भी बहुत सारे है घुसे हुए। जो हमारा जो ऐसे वाला स्कूल है जो प्राइवेट, मगर बहुत सारे, अगर कोई पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो अपने जो टीचर है उससे पूछे आपने बीएड और सीटेट पास किया है क्या, तो उसकी सब मैडम बोलेगा मैं तो नहीं किया, मैं तो बीटेक किया। बीटेक का टीचर से क्या लेना देना है, मैं एमए किया मगर बीएड नहीं किया, और फिर भी उनको वो जॉब मिल जाता है क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी है ना। हर किसी को इंग्लिश है ना, इंग्लिश में इंग्लिश बोलना है, मगर ग्रामर कैसा भी हो चलेगा,
मगर इंग्लिश आना चाहिए। हमारे आने वाले टाइम में हमको एक चीज़ का और सामना करना पड़ेगा, ये 25 साल या 10 साल के बाद जो आज के जो बच्चे हैं वो माँ बाप को नहीं देखेगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। जो लोग सोच रहे हैं मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं पैसे रख दूंगा, बच्चे मेरे ऐश करेंगे, वो बच्चे तुम्हारे को पैसे नहीं देंगे, बुढ़ापे में तुम्हारा यूज नहीं होगा वो। और ये चीज़ हमारी स्कूल की वजह से हुआ है। कैसे? क्योंकि हमारी स्कूल में जो जो सामाजिक ज्ञान और जो नैतिकता चीज़ जो सिखाना चाहिए वो नहीं सिखा रहा है, वो तो बस भाग रहा है ना, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है बस। और ये जो कोचिंग सिस्टम है इंडिया का, सबसे ज़्यादा करप्ट है। कंपटीशन। आप देखिए, कोचिंग सेंटर कोचिंग कराना ही क्यों है? हमारे इंडिया में मिलियनों लोग रहते हैं, गांव में देहात के लोग। आप डायरेक्ट एग्जाम कराइए ना यूपीएससी के, अच्छे डीएम आएंगे। आज मान लीजिए कोई बच्चा या कोई पेरेंट्स 10 लाख रुपए खर्च किया है, सृष्टि जैसे कोचिंग में पढ़ा रहा है बच्चे को, बड़े कोचिंग में पढ़ा रहा है, तो वो बच्चा अगर डीएम बनेगा तो क्या लग रहा है वो आपको सामाजिक न्याय और सामाजिक व्यवस्था और ग्रामीण रूरल एरिया में वो चीज देखेगा क्या? उसको समझ ही नहीं है। वो तो सरकार के ऊपर है ना। सरकार हमारा ये जो कोचिंग सेंटर वगैरह है, ये तो हमारे इंडिया, ये तो बदमाश लोग हैं, हमारे इंडिया को नीचे गिरा रहे हैं। हमको कोचिंग कराना ही क्यों है? हमको डायरेक्ट कंपटीशन करना है ना पूरे इंडिया के बच्चे से। उसमें टैलेंट हजारों बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं। आपको इसमें जरूरी नहीं है, सामाजिक व्यवस्था में बहुत पढ़े लिखे लोग सामाजिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। सोच की बात है, जो सोचने की क्षमता और अपने ढंग से जो रोड पे चल रहे हैं, उसकी जो शक्ति है समझने की, टाइम का, वो बहुत मायने रखता है। मगर ये चीज हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि जो लोग डीएम बन रहे हैं या यूपीएससी के एग्जाम में आ रहे हैं, उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं ही नहीं, जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं, और वो बहुत पैसा खर्च किया है उसके माँ बाप ने कोचिंग लेकिन क्या ये हो सकता है कि उन्होंने पैसा तो खर्च किया, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके पास अनाप शनाप पैसा था, उन्होंने जमीन बेच के, घर बेच के ठीक है, मगर कोचिंग सेंटर होना ही क्यों है? यहाँ पर तो करोड़ों बच्चा है ना। मैं तो ये कहता हूँ, ये जो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो अभी करप्ट है, अगर ये कोई आदमी नहीं कर पा रहा है या कोई आदमी नहीं देख पा रहा है, तो हमको लग रहा है ये हम लोग अंधे हैं। हमको तो सरकारी जो टीचर स्कूल है उस पर व्यवस्थित ज्यादा होना चाहिए। सरकारी स्कूल के टीचरों के ऊपर हाँ, ज्यादा व्यवस्थित होना चाहिए। क्या हो रहा है वहाँ और उस जो युवा है, युवा लोग है, उसको ज्यादा हम उपयोग कर सकते हैं इंडिया। जैसे मान लीजिए अभी हम जर्मनी वगैरह में देख रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर की बहुत कमी है। अमेरिका में देख रहे हैं, यूरोप में देख रहे हैं। हमारे पास इतनी जनसंख्या है, अगर हम ये 5 किलो अनाज नहीं देंगे फ्री में, मान लीजिए सरकार एक व्यवस्था है 5 किलो अनाज दे रहा है फ्री में, अरबों रुपए जा रहा है, हम इस व्यवस्था को मेडिकल कॉलेज बना दें। हर जिले में अगर 2-2 मेडिकल कॉलेज बनाए, 5-5 हम केंद्रीय विद्यालय बनाए हर जिले में, बिल्कुल, तो आपको टीचर की व्यवस्था करें, तो हम पूरे इंडिया में कहाँ तक कहाँ जाएंगे, कहाँ से कहाँ जाएंगे? आप सोचिए, कहीं भी हम पूरी दुनिया में हम इंजीनियर और डॉक्टर और जो भी स्किल डेवलपमेंट है, इस तरह के जो काम है, हाँ, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं और पूरे इंडिया को, पूरी दुनिया को हम दे सकते हैं आदमी अच्छे लोग। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ मैंने पढ़ा था कि ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि लोगों, जो गरीब लोग हैं, उनको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, उनको पौष्टिक खाना ही नहीं मिल रहा, पूरी उनकी कितनी उम्र हो गए तब तक। तो रिसर्च ने ऐसा बताया कि लोगों ने अगर खाया पिया ही नहीं होगा, तो लोगों की बुद्धि कैसे विकसित होगी, इसलिए सरकार ने पहले खाना देना शुरू। नहीं, तो ये चीज तो अलग व्यवस्था है ना। आपको खाना नहीं तो आप जमीन है ना, आप जमीन दो उसको। जो जिसके पास मान लीजिए 2000 एकड़ जमीन है, किसी के पास 100 एकड़ जमीन है, तो इतना जमीन लोग क्यों खरीदा है? रूरल किसान एरिया में क्यों खरीदा है? आप उसको दो, करेगा वो। अगर कोई व्यक्ति अपना जमीन नहीं कर पा रहा है, तो उसको जमीन रखने का अधिकार नहीं है। सही बात। वो गरीब को दो। जो राजनीति में भी जो लोग हैं, वो भी तो हमारे। और ये बाबा लोगों का कहानी सुनिए। बाबा लोगों का क्या कहानी है? क्या? बाबा लोग जो प्रवचन देते हैं,
ये एक भी बाबा सही से प्रवचन नहीं दे पा रहे। बाबा को सही से जो ज्ञान देना चाहिए वो ज्ञान ही नहीं है बाबा के पास। लेकिन वो बाबा तो है। मगर बाबा है, फॉलोवर है। एक बाबा बोलेगा राधे राधे बोलो, एक बाबा बोलेगा ओम नमः शिवाय बोलो, एक बाबा बोलेगा सब बाबा का अपना नारा है। और टीके भी अलग अलग है बाबा के। मतलब आप सोच सकते हैं इस तरह का टीका लिया तो ये बाबा का भक्त है। और ये इस्कॉन वाले को कौन घुसा दिया? अब इस्कॉन वाले कहते हैं ये कृष्णा हमारा है, तुम्हारा दूसरा कृष्णा है। ये बहुत बड़ा समस्या है। और यहाँ पर देखिए बांग्लादेश में जब मारे जा रहे थे, वो बंदा जब मारा गया, ये इस्कॉन वाले ने हाथ खड़ा कर दिया, तो मदद नहीं बोला हमारे तो है ही नहीं है, इस बंदे को मैं नहीं जानता। और उस इस्कॉन के हजारों भक्त है, ये जो गीता पर बांटते हैं ना रोड पे, इस गीता और ओरिजिनल गीता में मिला के देखिएगा, आसमान धरती का फर्क है। इस गीता को किसी को नहीं खरीदना चाहिए। अच्छा, ये देखिए आप अंदर में क्या हो रहा है। ये सरकार का, हमारे पास जो सरकार ये 5 किलो अनाज दे रहा है ना, इसको बंद करना चाहिए। सरकार को पुलिस ज्यादा भर्ती करना चाहिए, बड़े बड़े पुलिस स्टेशन होना चाहिए लोगों को सुधारने के लिए। क्योंकि पब्लिक है गाय भैंस के जैसे, हमारे पास जनसंख्या ज्यादा है तो पब्लिक को डंडे से सुधारा जा सकता है। पब्लिक ऐसे मुंह से, ये पब्लिक आपको क्या लग रहा है जो नशा करता है वो आम, या जिसको चोरी करने का आदत है या किसी को क्राइम करने का आदत पड़ी है, तो क्या वो बातों से सूझ जाएगा या ये बाबा लोगों के प्रवचन से शुद्ध हो जाएगा? क्या नहीं, उसको डंडे चाहिए, उसको अनुशासन में जाने के लिए डर चाहिए और कानून का भय होना चाहिए। कानून स्थापित होने चाहिए, कानून में बहुत ताकत होनी चाहिए और पारदर्शिता होना चाहिए। नहीं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते ये लोग। कई लोग मैंने देखा है, ये सब चीज पार्लियामेंट चलता है, बिल पास ही नहीं हो पाता है। जबकि बिल की जरूरत है, हजारों कानून नए होना चाहिए, पुराने सड़े हुए कानून चले आ रहे हैं। मगर तो आजादी के पहले के भी बिल चले आ रहे हैं, जब पूरी दुनिया बदल चुकी है, कोई उसका मायने नहीं है, चलता जा रहा है। मगर हमारे इंडिया में चल रहा है। मगर पार्लियामेंट चलेगा, दूसरा भाई दूसरे पे बात करेगा, जो मेन टॉपिक है उस पे बात ही नहीं करेगा। यहाँ पर दूसरे बात होती है पार्लियामेंट में। तो जो सबसे बड़ी बात सामने है वो ये कि चीजें बढ़ जरूर रही हैं, हर तरीके से दिखती है कि तरक्की कह सकते हैं इसको, वो है, लेकिन उसके पीछे की जो जवाबदारी है कि उसका आपने कोई भी रूल निकाला, कोई भी सुविधा निकाली, तो उसको कौन चला सकता है, कैसे चला सकता है, अगर किसी को परेशानी, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, किसी को नहीं पड़ी है, और आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपको मुसीबत हो जाए तो। आपको पता है सीमेंट का रोड, अभी मेरी बातचीत हो रही थी, क्योंकि गुड़गांव और फरीदाबाद, नोएडा में तो नहीं, गुड़गांव और फरीदाबाद में सारे सीमेंट का रोड है। तो मैंने कभी कस्टमर से मैंने पूछा, सर ये सीमेंट का रोड क्यों बना देते हैं, पेड़ वेड़ मर जा रहे हैं। तो कह रहा है सीमेंट का रोड टिकाऊ है। मैं जींस कपड़ा भी तो बहुत टिकाऊ होता है, तो वो एक ही कपड़ा पहनते रहो भाई। पर्यावरण देखना है, हमें ये टिकाऊ देखना है। हाँ। तो पैसा किसी से कमाते हैं हम जो सुबह शाम जो पैसे कमा रहे हैं, तो हम आने वाले बच्चे के लिए भी तो, उसके लिए भी तो कुछ छोड़ के जाना है भाई। तुम्हारा ही नेतृत्व है, तुम ही सब यूज करोगे क्या? तुम चांद पे पहुंच जाओ, तुम अंतरिक्ष पे चले जाओ, तुम भाई उधर घर बना लो, मगर आने वाले जो बच्चे हैं वो क्या करेगा? 100 साल में तुम इतना कुछ कर लिया, तुमको चैन नहीं है, अब तो बैठ जाओ, कहीं छोड़ो। तो रुको, कहीं तो सीमेंट का कंक्रीट पहाड़ बना दिया, कचरे का ढेर बना दिया, पन्नी का पूरा खजाना बना दिया। तो भाई हमारे पूर्वज ने हमारे ये छोड़ा, तभी तो ये हम जी रहे हैं। तो और हम अपने मान लीजिए ऐसे ही रफ्तार से हम जो जिसको विकास कह रहे हैं, हम विकास चलता रहेगा तो 100 साल के बाद क्या विकास होगा? सीमेंट का रोड बनाने से सबसे बड़ा नुकसान क्या है? पेड़ को है, जमीन में पानी नहीं जाता। बिल्कुल, जमीन में पानी, बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, लेकिन जमीन में पानी नहीं जाता, सूखा रहता है और जमीन में पानी नहीं जाता। और जमीन में पानी नहीं जाने के कारण पेड़ क्या होता है, वो अपना तना खुद ही खा जाता है, बसा, आपको पता ही होगा, बसा खा जाता है। फिर आंधी आती है जो गर्मी में, पेड़ टूट जाता है, गिर जाता है। फिर पेड़, वो पर्यावरण वाले बोल देगा, हमारे दिल्ली का एलजी साहब ने कानून दिया है जो भाई एक भी पेड़ आप एलजी के ऑर्डर से नहीं काट सकते। तो भाई तो काटता नहीं कोई, मगर वो आंधी आता है वो गिर ही जाता है क्योंकि उसका तना भाई मजबूत नहीं है, सूख चुका है। और क्योंकि चारों तरफ सीमेंट आ गया है तो कहाँ से होगा? सीमेंट तो जहर है,
पेड़ के लिए। बिल्कुल। और जो लोग सीमेंट का रोड बना रहे हैं, भाई एक दिन सीमेंट के नीचे तुमको भी दबना है। लग रहा है इसी तो ये सीमेंट का रोड बना रहे हो। सीमेंट का रोड मत बनाओ भाई, ऊंचा करके रोड बनाओ, पानी ना ठहरे। और जो नाली बना रहे हो, नाली में आपको पाइप सिस्टम ऐसा करो, जगह जगह पाइप लगा के, या छोटे छोटे नीचे से गीला छोड़ो, छेद जाए पानी नीचे। पाइप मतलब दोनों तरफ आप सीमेंट लगा दो। जो नीचे का हिस्सा है वहां भी सीमेंट लगाओ, मगर बीच में जगह जगह पाइप लगा दो, जिससे कि पानी चला जाए, पानी नीचे घुस जाए। बिल्कुल। और हार्वेस्टिंग हो जाए। हाँ। अब नहीं तो पानी आने वाले टाइम में पानी नहीं होगा। ये तो हमारे गांव में आपको यकीन नहीं होगा, अभी बारिश नहीं हो रहा और गांव में खेती नहीं हो रहा है, लोग पंपी सेट से कर रहा है। पता है आपको, ऐसा भी हो सकता है। पानी नहीं होगा, पानी तुमको बचा के रखना है भाई। और ये पानी नहीं होने के कारण सबसे ज्यादा पॉलीथीन है पर्यावरण का। हम एक पॉलीथीन नहीं, आप आइसक्रीम लेने जाइए पन्नी, आप गुटखा लेने जाइए पन्नी, टॉफी लेना जाइए पन्नी, मतलब आप कोई भी चीज जाएंगे तो आपको पन्नी ही पकड़ाएगा, वो कोई चीज नहीं पकड़ाएगा। जबकि हम इतनी बात कर रहे हैं, प्लास्टिक बैन इतना सारा, ऐसा नहीं कि बात नहीं हो रही है। आज से आप ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, आप अपनी बचपन की याद करिए। आप भी जाते होंगे दुकान पे, कागज में मोड़ के देता था दुकानदार, या हम अपना झोला लेके जाते थे, या पेपर में मोड़ के देता था ना। आज के बच्चे कोई जाता है झोला लेके, बोल दीजिए बोलेगा नहीं मैं नहीं जा रहा, पन्नी देगा ना वो। बिल्कुल। क्योंकि उसकी आदत पड़ गई है ना। तो ये सब चीज हम जा कहाँ रहे हैं? हम विकास पे जा रहे हैं या हम विनाश की तरफ जा रहे हैं? विनाश। भाई ये देश आपका है और ये दिल्ली भी आपकी है, और इसको आप ही सही कर सकते हो भाई, दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। और ये आपकी जिम्मेवारी है और दायित्व है। आज हमको दुबई से और सऊदी अरब से सीखना है। क्या? रेगिस्तान पे इतनी तरक्की कर रहा है वो, हमारे यहाँ खजूर भेज रहा है रेगिस्तान से खेती करके। दूध वो, पता है आपको, दूध वो बहा देते हैं, फेंक दे रहे हैं। इतने जानवर रखे हैं वो, इतना है उनके पास। हाँ, दुबई के पास। और वो मंदिर भी बनाया। और आज के टाइम में वो जी रहा है टूरिज्म क्षेत्र में। दुबई निकल गया आगे, सऊदी भी उसी राह पे जा रहा है, कुवैत भी उसी राह पे जा रहा है। मेरी गाड़ी में कुछ दिन पहले कुवैत की एक लेडीज बैठी थी, तो हमसे जब वो, मैंने बोला आपको हिंदी किसने सिखाया मैडम? कह रहा हमारी मेड ने सिखा दिया हिंदी, GK2 में रहती है। बोला मेड ने सिखाया हिंदी मुझे। मैं बहुत अच्छा हिंदी आपको आता है, मेरे तो यकीन नहीं आ रहा मैम। तो उसने ये बात बोला, जब हम इंडिया के एयरपोर्ट पे आए तो हमें रोक लिया, हम हिंदी में बोल रहे थे, तो वो पासपोर्ट देखा तो हम पाकिस्तान गए थे। तो हमारे तो दुबई का, हमारे कुवैत का पासपोर्ट है, तो हम तो गए थे पाकिस्तान। हमारी फ्रेंड का शादी था तो हम गए थे उसमें। हमारे वो बोला पाकिस्तान गए थे मैम। तो उसने हिंदी में बोलना छोड़ दिया, फिर इंग्लिश में बोला पासपोर्ट देख लीजिए कहाँ का है। वो कुवैत का देखा, बोला वो मैम। तो उसने बोला उसको, जो तार के नीचे से आ रहा है उसको रोको, तार के नीचे से जो आ रहा है उसको रोको, हमको रोकने की जरूरत नहीं है। हम वीजा से आ रहे हैं, बाकायदा चेकिंग करके आ रहे हैं। और उसने ये बात बोला, हमारे कुवैत में हमने बांग्लादेश के और पाकिस्तान के लोगों को हमने जाने से मना कर दिया, हम नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ये लोग जब आते हैं जब बांग्लादेश के लोग आते हैं तो हमारे यहाँ इलीगल काम क्या होता है, वो 10-10 साल 20-20 साल तक घर ही नहीं जाते, तो वो मना करते हैं ना, फिर वो वीजा देने से मना करता है। ये मैडम ने बोला। हमारे यहाँ 7 करोड़ आदमी आज के डेट में, बांग्लादेश के आदमी पूरे इंडिया में है, टैक्सी भी चला रहे हैं। बम्बई में राज ठाकरे जी उत्तर भारत के लोगों को भगा रहे हैं, अब तो राजस्थान के लोगों को भी भगाना शुरू कर दिया उसने। और जो बम्बई में इतने लोग बांग्लादेश के लोग आके गाड़ी चला रहा है, ओला उबर चला रहा है, उसको टाइम नहीं है, उसको चेक करेगा वो, उनको अलाउ कर रखा है, उसको अलाउ है। लेकिन ये ओला उबर के लिए जब आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हो तो सारी तरह की चेकिंग कुछ नहीं चेकिंग होता है, नहीं ना, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ये तो ऐप है ना,
तभी तो सब तरह के ड्राइवर्स हो रहे हाँ, हैं। वो तो कोई है ही नहीं ना, गाड़ी लो और चलाओ, तुम सवारी को ढो। जैसे मान लो सामान आप ढोते हैं, उस तरह से ये लोग समझते हैं आदमी को ढो रहा हूँ। तो जो ओला उबर में जो ड्राइवर का वेरिफिकेशन होता है वो कुछ नहीं होता है। ड्राइवर का बस वो वेरिफिकेशन करता है ना, मगर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन तो नहीं होता है, लाइसेंस का होता है, ये सब होता है। तो लाइसेंस तो कहीं का भी हो, ऑल इंडिया लाइसेंस चलता है ना उसमें। तो जब हम वेरीफाइड ड्राइवर देख के बैठते हैं, हाँ, तो अगर कभी खुदा ना खास्ता किसी को परेशानी हो जाए, जैसे आप दिल्ली में आप बैठ सकते हैं, जैसे 1RT गाड़ी है, ये शीला दीक्षित जी ने 1RT गाड़ी चलाया दिल्ली के लिए। 1RT मतलब दिल्ली NCR के ये चलेगा, तो इसमें जो भी ड्राइवर चलेगा उसके पास बैच होगा, और ये ड्राइवर परमानेंट वर्दी वाला होगा दिल्ली NCR में। DL1RT गाड़ी का नंबर होगा, और सीरियल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो ये उससे समझ में आता है कि ये बैच वाला ड्राइवर ये है। बैच वाला ड्राइवर है, परमानेंट है। अब HR38 है, HR55 है, UP16 है, ये सब ऑल इंडिया गाड़ी है। ये कहीं का भी हो सकता है, कहीं से भी आए, कहीं पे कुछ भी करे और कहीं कहीं चला भी जाए, इसका कोई रोक छेक नहीं है। पहले ये चीज नहीं था ना, ये तो मैडम ने, मुख्यमंत्री मैडम ने जो उसको आदर करना चाहिए, लोगों को सीखना चाहिए। सही में वर्तमान के जो सरकार है ये 10 साल ऐसे ही निकाल दिया, और ये लोग भी पता नहीं आया है 27 साल के बाद करेगा तो ठीक है। मगर मैं तो यही सजेशन दूंगा वर्तमान सरकार के, उस टाइम के जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह जो थे, या उस टाइम के जो सरकारी अफसर थे, उसको हायर करे, उससे कुछ सीखे और अपना पावर। शीला दीक्षित चली गई, लेकिन उनके और लोग तो थे, होंगे ना जो तो सजेशन ले सकते हैं भाई। सजेशन लेने में आप, लेकिन सजेशन लेने में तो नाक नीचे, नाक नहीं तो अंडरग्राउंड ले लीजिए सजेशन। सबको बता के मत दो भाई, अंडरग्राउंड तो यही सकते हैं ना। आपको व्यवस्था सही करना है तो झुकना पड़ेगा भाई। भाई आपको आगे बढ़ना है, आपको और भी मुख्यमंत्री बनने रहना है, तो परिवर्तन करना पड़ेगा दिल्ली में, तभी दिल्ली वाले वोट देंगे, नहीं तो दिल्ली वाले वोट तो नहीं देगा। लेकिन दिल्ली वाले, हम सभी हैं दिल्ली वाले, करें क्या? अगर वोट दिल्ली का वोट देने के लिए जितने लोग खड़े हैं वो सब एक से बढ़कर एक हैं। हाँ, तो दिल्ली में तो देखिए, दिल्ली का तो स्थिति है, दिल्ली जो एरिया है ना बटा हुआ है। कुछ एरिया में अफगानिस्तान के लोग रहते हैं, कुछ एरिया में तिब्बत के लोग रहते हैं, कुछ एरिया में अफ्रीकन लोग रहते हैं, आपको पता है ये सब बात। और कुछ एरिया में नेपाल बांग्लादेश के लोग भी रहते हैं। बांग्लादेश के लोग ऑलमोस्ट पूरे दिल्ली में सब जगह हैं। क्योंकि उसको एडजस्ट नहीं कर सकता। NCR में जितने भी छुट्टा भाई वगैरह है, ये सब बांग्लादेश के रहेंगे। कोई आदमी कहे न के, मगर इंडिया में 7 करोड़ बांग्लादेशी है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको यकीन नहीं कर सकता हूँ, मैं जिसको जानता हूँ, मैं अध्ययन कर रहा हूँ, 2002 में मैं छतरपुर में रहता था। अच्छा। मैं उस लेडीज को आज भी देख रहा हूँ, 7 बच्चे थे उसके, 7 बच्चे जवान हो गए। अब वो बांग्लादेश से आया है या कहाँ से आया मुझे नहीं पता, मगर आज वो बांग्लादेश का नहीं लग रहा है। सरकार कैसे पकड़ेगा बताइए? 2002 में आया, 25 साल हो गया, आप मान सकते हैं? तो अभी वो चेंज हो गया। आज भी मैं उसको देख रहा हूँ, रोड पे मैं चलता हूँ, मैं देखता हूँ, मगर वो इतनी वो हो गया, अब उसको सरकार नहीं प्रदान कर सकता है। मगर ये काम तो सरकार का था ना भाई। वोट बैंक के ये यूज इंडिया को नहीं करो ना भाई। हमारे कंट्री में भी तो बहुत सारे मुस्लिम है, हम हिंदू मुस्लिम में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? हमारे इंडिया के जो मुस्लिम है वो हमारा भाई है। जो बांग्लादेश से आया वो क्यों जरूरी है यहाँ पर? या हिंदू ही क्यों आएगा बांग्लादेश के? बताइए। हमारी अपनी मुसीबतें कम है, हम उसको वहीं पर फैसिलिटी दे। जब इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत है भाई, दिल बड़ा है या हमारा छोटा भाई बांग्लादेश में हिंदू लोग परेशान हो रहा है या मारे जा रहे हैं, तो भाई आपके पास सहूलियत है ना, इतना पैसा है, आप दो ना, वहां पर दे दो, वो वहां पर प्रोवाइड करो। बात सही है। अब वो मैंने एक दिन गाड़ी रोका, तो
हमारे गाड़ी में अच्छे लोग थे बैठे, मतलब आप सोच सकते हैं गोल्फिन में उसका घर है। अच्छे लोग थे। तो मैंने बोला सर ये पाकिस्तान का है। तो बोला कि आपको कैसे पता? मैं बोला पता है सर, मैं गाड़ी साइड में रोका, गाड़ी का सामान बेच रहा था, मोबाइल। तो मैं बोला सर आप पूछ सकते हैं, और मैं पूछ लेता हूँ। मैं बोला भाई कहाँ से हो? पाकिस्तान से। बोला कि ये जगह पर। मैं कब आए हो? यहाँ पर आया हूँ 2011 से पहले आया, यहाँ पर नागरिकता भी है। तो उसने बोला देखो अब हमारे को ये दुकान वुकान हटा रहा है, जो है ना दिल्ली पुलिस का ऑर्डर आया, ये दुकान वुकान पटरी से हटा देंगे, अब हमारे पास रोजगार ही नहीं है, इससे अच्छा तो हम पाकिस्तान में ही सही थे। तो मैं बोला भाई इतनी जगह जमीन छोड़ के आया हूँ पाकिस्तान से, यहाँ पर झुग्गी में रह रहा हूँ। क्यों आए छोड़ के? तो मैंने बोला भाई छोड़ के क्यों? बोला कि हमको वहाँ पर एडजस्ट नहीं था, हमको धर्म छोड़ना पड़ता, नहीं तो वहाँ पर लोग तंग करते थे। ये हिंदू लोग थे? हाँ, हिंदू लोग। तो मैंने बोला कि भाई इतनी जमीन छोड़ दिया, और जमीन का वहाँ पर भाव नहीं देते। अब यहीं पर देखिए ना हमारे कश्मीर के साथ क्या हुआ। कश्मीर में ये जो कश्मीरी पंडित भाई लोग हैं, ये बेचारे थोड़ी ना है। ये लोगों को तो ऐसे खाम लोग कहते बेचारे, ये लोग तो राजा आदमी थे, और ये अपनी स्वैच्छिक मन से भाग के तो आ गया, मगर जमीन तो बेचा है ना। जो आज जो जमीन श्रीनगर या कश्मीर में जो घाटी का जमीन जो लोगों के पास है, वो लोग तो इसके पास नौकर थे, इसके घरों में काम करने वाले, इसके खेत में काम करने वाले नौकर थे, उनको बेचा है। हाँ, ये लोगों ने यहाँ पर दिल्ली में वहाँ का 2 बीघा 10 बीघा जमीन बेच के यहाँ पर एक फ्लैट खरीदा है। हमारे श्रीनगर के भाई लोग, बड़ा सीरियस मैटर है ये सब, समझने की बात है। वो लोग कहते हैं हम डोगरा हैं। मैं डोगरा हो के क्या होगा भाई? तुमने तो सब कुछ छोड़ के आया, अपनी जगह भी, जो अपनी जमीन की रक्षा, जो अपनी जमीन को रक्षा नहीं कर सकता, उसको दुनिया में कौन रक्षा करेगा? मान लीजिए मेरा घर है, अब मेरे पड़ोसी आएगा बोलेगा ये घर मेरा है, घर से बाहर निकलो। तो भाई आदमी कहाँ जाता है? जब किसी को मारोगे, आप मुझे अभी यहाँ पर वार करेंगे तो मैं भागूंगा कहाँ? घर भागूंगा, घर ही जाओगे ना। और कोई घर से भी मार के भगा रहा है तो मैं कहाँ जाऊंगा? पृथ्वी में कोई जगह नहीं देगा। ये चीज सही से अगर डिपेंड करके कुछ सीखना है तो आपको इजराइल से सीखना है। कैसे? इजराइल के लोग अपने घर के प्रति वफादार है ना, वो जगह नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि वो जगह खरीदा है वो। आप मान लीजिए आज को कल को हमारे इंडिया के लोग, हमारे कश्मीरी भाई लोग बोलेगा हम कश्मीर जाएंगे और हम वो जमीन में रहेंगे, तो नहीं, वो जगह तो बेचा है ना वो। कैसे दे सके? उसने तो बेच दिया। मगर उसी तरह से फिलिस्तीन के लोगों ने इजराइल के यहूदी भाई लोगों को जगह बेचा है, खरीदा है ना, उसके बदले में उसको पैसा दिया गया है, और वो लड़ाई कर रहा है भाई वो जगह छोड़ो। तो कैसे छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ सकता ना, क्योंकि वो दुनिया में और उसके पास जगह ही नहीं है भाई, वही घर है उसका। वही घर है। हाँ। और पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहा है, मगर वो अपना घर मानता है, तो वो कैसे छोड़ेगा भाई? मरने करो और मरो की स्थिति हो जाती है। बिल्कुल। और जो लोग अपनी जमीन से प्यार नहीं करता, दुनिया में उसकी इज्जत कहीं नहीं होगी, ये याद रखना आप। तो कभी भी अपनी जमीन से प्यार करना है। और ये बिल्कुल कनेक्ट होती है जो रेफ्यूजी वाली जो बात कर रहे हैं हम, जो दूसरे देशों से आए हैं कोई, या दूसरे शहरों से आए हैं, इसीलिए अपनापन नहीं आ पा रहा है क्योंकि उस जगह को अपना नहीं रहे हैं, जहां से आए हैं वहां को छोड़ आए हैं, तो भागने के लिए भी कोई जगह नहीं है, सुकून के लिए भी कोई जगह नहीं है, तो मन तो। और आप कहते हो फिर न्याय करो हमारे पास। भाई न्याय जब मैं करता जब आप भाग के आ जाते, जगह वगैरह नहीं बेचते, तब न्याय हो सकता था। मान लीजिए 10 आदमी बेच दिया और एक आदमी नहीं बेचा, तो वो आदमी बेचारा कैसे रहेगा वहां पर? 10 का घर था ना। हाँ। और अब 10 उसके दूसरे पड़ोसी है जो जमीन खरीद या वो सोसाइटी में वो फिट ही नहीं बैठता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। आप देश को समानता लेके आएंगे तभी तो। मान लीजिए हमारे गांव में भाईचारा है, आपको यकीन होगा हम लोग हमारे गांव में मुस्लिम लोग हैं, हम लोग का भोज भात होता है। भोज भात मतलब गांव में एक होता है, जैसे कोई शादी फंक्शन होता है तो भोज भात एक साथ बैठ के जमीन पे खाते लोग, सब लोग।
तो ये मुस्लिम लोग भी भोज करते हैं, तो वो हम लोग खाने जाते हैं, इतना भाईचारा है। मगर कुछ दिन के बाद वहां भी चेंजिंग हुआ है। ये चेंजिंग क्यों हुआ है? जो घुसपैठ के लोग आए, ये हमारी सांस्कृतिक चीज को नुकसान किया। वो हमको, हमारे देश से कोई लेना देना नहीं, उस बंदे को इस देश से कोई लेना देना नहीं, सांस्कृतिक विरासत से कोई लेना देना नहीं, उसको कोई मतलब नहीं बनता। क्या चाहिए उनको? फिर कुछ नहीं चाहिए उसको इस देश में पैसा कमाना है, रहना है, जैसे मर्जी रहे, तुम मरो जियो, तुमको आपस में भाईचारा खत्म करवाना है। तो उससे उनको क्या फायदा हो उसको रहा है? उसको उसका फायदा है ना, क्या उसमें एडजस्ट हो जाएगा ना, वो घुस जाएगा। मतलब मुस्लिम भाई हमारा, तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा, हम तुम्हारे साथ हैं, एक के दो भाई बनेंगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम मगर तुम्हारी रोजी खा जाएंगे हम। मगर ये चीज हमको, हमारी जो सामाजिक चीज में जो हम लोगों को जो सरकार को परिस्थिति जो करना चाहिए, वो चीज हम कर नहीं पा रहे, दिख नहीं रहा, देख पा नहीं रहे। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। जो लोग यहाँ का नहीं है उसको जाना चाहिए भाई, जाओ। जो यहाँ के हैं वो रहना चाहिए। हाँ। आप मान लो किरण रिजिजू जी जब होम मिनिस्टर बने, तो नॉर्थ इंडिया के आदमी यहाँ पर लोग, कोई मैंने देखा है यहाँ पर हमारे गुजर भाई है, जाट भाई है, वो लोग कई बार कमेंट करके बोल दिया होगा, या हम ही लोग कई बार बोल देते थे, भाई चाइना के हो क्या? तो किरण रिजिजू जब होम मिनिस्टर बने, उस बंदे ने दिल्ली पुलिस में एक स्पेशल वैकेंसी निकालकर वहाँ के लोगों को, नॉर्थ लोगों को यहाँ पे भर्ती कराया, नॉर्थ ईस्ट के लोग, और उसके एक कानून को एम्प्लॉय करवाया। जो नॉर्थ इंडियन आदमी को आप ऐसे बोलेंगे तो वो लोग टूटा हुआ महसूस करेगा, और वो अपने इंडिया से प्यार नहीं करेगा। और गलती से अगर किसी को बोल भी दे तो सॉरी बोल दो, हमसे गलती हो गई है। और ये बात को दिल्ली के लोगों ने समझा, और आज के डेट में कोई भी आदमी, कभी कितना भी दबंग आदमी है, उसको उस नजर से नहीं देखता। तो ये सुधार है ना, सही बात। सामाजिक चीज में काम कर रहे तो सुधार है या नहीं है? बिल्कुल। तो ये चीज आप नहीं कह सकते। आज से 10 साल पहले लोग कितना चिढ़ाते थे, हाँ, चिंकी, चाइनीज, कुछ भी कहते थे। हाँ, मगर हमारे कंट्री का आदमी है और आप उसको इस तरह के कहेंगे, बुरी बात है। अब मान लो हमारे कंट्री का है, आप उसको मुस्लिम, उसको अलग नजर से देखोगे, उसको अपने पास बैठने नहीं दोगे, बेइज्जती तो करते हो। उसके पास खड़ा है ना भाई, बांग्लादेशी लोग जो आए हैं उसके हिफाजत के लिए, वो कह रहा है भाई तुम आओ हमारे पास आओ, तुमको वो मार रहे हैं यार, हम है ना तुम्हारे साथ। तो ये चीजें होना चाहिए। मौके का फायदा आपने करी बेवकूफी, दूसरे ने फायदा उठाया, और अल्टीमेटली नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि मारेंगे तो आपको ही, फिर वही हो रहा है। और उसको भड़का दे रहे, और वो भाईचारा खत्म। आज हजारों मौलवी लोगों को जांच होनी चाहिए, जो हमारे इंडिया का नहीं है उसको जाना चाहिए। आपको यकीन नहीं होगा, मैं बचपन में जब मैं भैंस चराता था, भैंस चराने की बात कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ा खेत होता था और बहुत बड़ी एरिया में, तो भैंस जब चराते थे तो नदी, बीच में एक नदी था, नदी के उस पार मुस्लिम टोला था, तो ताजिया निकलता है, ताजिया। हमारे जो पंचायत है, एक ही मुस्लिम था, उसका नाम था हुसैन। ठीक है। तो हुसैन हमारे यहाँ का मेहमान था, उसकी शादी हमारे गांव में हुआ था, तो उस पूरे गांव के लोग उसको मेहमान कह के पुकारते थे, मतलब इज्जत से मेहमान। तो उसका ताजिया कौन निकालेगा भाई, अकेला है, मुस्लिम है। तो वहां के लोगों ने ताजिया निकालते थे और ताजिया लेके जाते थे और लाठी भांजते थे। ये चीज मैंने देखा है। तो उसको अलग नहीं करते, अलग नहीं करते, साथ जुड़ जाते थे, और वो रहते थे हमारे जैसे। और क्या, उसको लगता ही नहीं था कि वो अलग है, से कुछ है। हाँ ठीक है, पूजा पद्धति तुम्हारी है, तुम अपने हिसाब से करो, पर अगर हम इज्जत देंगे उनको, तो वो भी तो देगा। मगर इसमें जो सबसे दिक्कत जो हुई, घुसपैठिया, ये सबसे बड़ी समस्या है। आज से 30 साल से कम घुसपैठ हो रहा है इंडिया में। आप घुसपैठ का मतलब हिंदू ही मत मानो, मुस्लिम भी से खतरनाक हिंदू भी हो सकता है।
कोई भी हो सकता है, ये तो घुसपैठ मतलब मान लो अब कोई आदमी अफगानिस्तान से आया, वो कह रहा है मैं हिंदू हूँ, तो क्या उसमें दिल लगा हुआ है क्या? वो जरूरी है? वो गर्भवत नहीं हो सकता है? ये कोई ठप्पा तो वो है तो नहीं। जो स्थिति में वो पढ़ाई किया, जिस स्थिति में वो पला बड़ा, वो चीज को देखा है, उसकी जैसी सोच बन गई, वो सोच बन ही गई। है। हाँ, तो हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर काश ऐसा हो सकता कि इस धर्म के लोग ऐसे ही होंगे और इस धर्म के लोग ऐसे ही होंगे, तो आसान हो जाता समझ पाना, हम बट नहीं ऐसा कर तो नहीं है। ये सब चीज बहुत डिफिकल्ट है मैम, बहुत डिफिकल्ट है। आप कितना घूमे इन देश ने, भारत? देखिए मैं तो घूमा हूँ काफी। हाँ, वो तो स्वाभाविक है, बट कहाँ क्या रह गया आपका? आप, मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादातर घूम चुके हैं आप। नहीं, कई चीज, कश्मीर भी में गया। कश्मीर नहीं हुआ अभी? गया गए हैं, ओके। गया, जम्मू भी गया, मैं साउथ में भी गया, केरल भी गया हूँ, मगर कुछ मंदिर नहीं गया मैं। अच्छा। जो पद्मनाभ, केरल के जो मंदिर है पद्मनाभ, जो केरल में जो राजधानी में जो मंदिर है तिरुवनंतपुरम के, जो जिसके नाम पे है, वहाँ पर जो मंदिर है, हाँ, वो मंदिर भी नाम बहुत अभी ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, पद्मनाभ है, ऐसे ही कुछ नाम है मंदिर का, वो प्रसिद्ध जगह है। हाँ। ये मंदिर जो है ना आपस में जुड़ा हुआ है। तिरुपति जी का मंदिर? नहीं, तिरुपति तो आपका ये यहाँ पर है, हाँ, हैदराबाद में है। हाँ, अच्छा, आप केरला का बोल रहे हैं? हाँ, केरला के राजा थे ना, जिसमें खजाना निकला था, अभी एक दरबार बन गया, नाम याद नहीं आ रहा अभी। वो भगवान विष्णु का मंदिर है, वहाँ नहीं ये गए सब आप? जुड़ा हुआ है आपस में। माँ कामाख्या का मंदिर सुने होंगे आप, ये सब जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ मतलब लोगों के जरिए से। हाँ, भारत जुड़ा हुआ आपस में। ये भारत जो है ना, कोई आदमी कह दे भाषा कई है, मगर आपस में जुड़ा। आपको यकीन नहीं होगा, अगर कोई आदमी मेरे माध्यम से मैं बोल रहा हूँ और इस पर कोई आदमी हमको चैलेंज देना चाहे, आविष्कार करे, तो वो बनारस जाए, और बनारस जाए तो वहाँ पर आपको, बनारस में जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करके जाएंगे, तो आपको सबसे ज्यादा साउथ के आदमी मिलेंगे। आप यकीन नहीं कर सकते, साउथ के आदमी इतने ज्यादा। अगर हम पिंड दान करने के लिए गया जाते हैं ना, बिहार के गया, तो कर्नाटक के आदमी वहां आते हैं, जंगमबाड़ी। इतना है। तो मगर सांस्कृतिक, जबकि इसमें मीटिंग भी हुआ है, मोदी जी, योगी जी सब गया है, मगर राजनीतिक करना है सबको, इस विरासत को आगे नहीं बढ़ाना। बीजेपी हो, सबको पार्टी करना है। आजकल जो बाबा लोग जो ज्ञान दे रहे हैं, ये बहुत खत्म बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन देते इतना सुंदर है, मगर वो कुछ नहीं है, पका के देते हैं कि देखिए करोड़ों आदमी, जनता बैठ के सुनती है। आज देखिए, हिंदू की पद्धति के अनुसार हिंदू को हिंदू जैसे रहना चाहिए। खान पान जरूरी नहीं है आप मीट मछली, आज हर बाबा कहते हैं मीट मछली नहीं खाना चाहिए। आप मान लीजिए, आप उड़ीसा जाइए, मंदिर है ना बाबा का, पूरी, हाँ, क्या वहां पर मछली नहीं मिलता? मिलता नहीं है। क्या खाएगा वो? समुद्र के किनारे है। हमारे गांव जाइए, नदी है, नदी के किनारे है, मछली खाएगा। अब अयोध्या चले जाइए। कौन सा गांव है आपका? हमारा सुपौल पड़ता है, सहरसा सुपौल। अच्छा, बिहार का है। बिहार का है। हाँ। तो आप चले जाइए यहाँ अयोध्या, सरयू के नदी के किनारे, जब आप गंगा सरयू पार करेंगे तो मछली ढाबे में मिलते हैं। वो क्या बेचेगा? मछली बेचता है, जो वहां मिलेगा वही बेचेगा। वही बेचेगा। हाँ। तो स्वाभाविक खाने पीने का एक अलग डिस्टाइल है। हाँ। भाई आपको क्या कैसे करना है, आप इसमें किसी के खाने पीने पे मत बहस करो। आप अपने विचार पे और अपने जो आप काम कर रहे हो उस पे ध्यान दो। क्या बोल रहे हो, सबकी अपनी स्थिति है। हाँ। आप मान लो आप राजस्थान में पैदा हुए, आप हरियाणा में मछली खाए। हरियाणा में आपको यकीन नहीं होगा, नदी इतने बड़े बड़े झील बना रखे हैं लोगों ने, उसमें मछली ऐसे ही फेंक देते हैं। मछली ऐसे ही चलते रहते हैं, कोई खाता ही नहीं है, तो मछली को कौन देखेगा? और वही मछली आप जहाँ पर मछली खाते हैं वहां पर जाइए तो वहां पर घेरना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा कि एक मिल जाए। नहीं मिल जाए, या उसको रक्षा भी करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा आदमी निकाल देगा। रात में ही बंसी फंसा देगा, उठा के ले जाएगा, क्योंकि उसको अच्छा लगता है। हाँ, वो खा जाएगा। मगर हरियाणा में ऐसा ही रहता है, अच्छा ही नहीं लगता किसी, मतलब कोई खाता नहीं है। हाँ, नदी नहीं है, तो अगर डाल भी दो तो भी नहीं खाएगा। राजस्थान में नहीं खाएगा। मध्य प्रदेश में बहुत कम लोग खाते हैं, क्योंकि जहाँ नदी जाती है वही पे आदत पड़ती है उसकी। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हम लोग
किन किन चीजों पे लड़ रहे हैं, किन हाँ। किन चीजों में ज्ञान बांट रहे हैं, किन किन चीजों में ज्ञान समेट ले रहे हैं, लेकिन हाँ। जो मेन काम करना है कि अपनी सोच पे और अपनी हाँ। जुबान पे वो नहीं सोचें, है। वो नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच में बहुत आश्चर्य में हूँ कि आपकी इतनी जानकारी जो है, मतलब सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई कोई एक चीज में खाली नहीं है आपकी जानकारी बहुत सम्मिलित है, सब तरह से है। बहुत, मैं अभी भी सोच रही हूँ कि आप कैसे कर पाते हैं ये। शायद आप वही कह रहे हैं ना, हमेशा लोगों से बातचीत करना, चीजें मैं बातचीत पढ़ना। करता रहता हूँ। हाँ? मैं कई चीज का अध्ययन करता हूँ। मैं फेक एक भी न्यूज नहीं है, आप गूगल करके देख सकते हैं। नहीं, वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपने जो इतना समझा है उसके लिए देश को समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। भाई देश ये आपका है, ये हिंदू मुस्लिम यही तो रहोगे, कहाँ हिंदू जाओगे? मुस्लिम, अरे जिसके वजह से झगड़ा हो रहा है उस भाई को निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे ना यार। कल को भाई था मगर बंटवारा हो गया ना, तुम अपने घर में रहो, हम अपने घर में रहेंगे। हाँ, तुमको जरूरत है तो हम देंगे, मगर हमारे पूरा होगा तब देंगे भाई। जब हमारे पास पूरा नहीं है तो हम क्यों देंगे? कैसे देंगे, कैसे? हाँ देंगे, हमारा इच्छा है ना। तुम बंटवारा हो गया, तुम अपने में रहो, हम अपने में रहेंगे। और जो लोग हमारा है वो हमारा है, जो तुम्हारा है तुम्हारा है। पहले हम अपना देखेंगे, पहले हम अपने के बाद हमारे पास बचेगा, तब हम तब देख सकते।